चलो हाँ भाई, अब शुरू करते हैं हमारे सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह। ठीक है, आव्यूह हम शुरू करेंगे भाई। हमारे सबसे पहला टॉपिक हमारा आव्यूह रहेगा। ठीक है, यानी कि तो शुरू करते हैं भाई आव्यूह को। आव्यूह है क्या? आव्यूह है क्या? ठीक है, क्या होता है, नंबरों के डाटा को एक आयताकार आकृति में, ठीक है, सेट किया जाता है। नंबरों के डाटा को क्या एक आयताकार आकृति में सेट किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी बताऊंगा। ठीक है, उससे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आव्यूह। और वो जो डाटा होता है ना, उसको कोष्टकों में लिखा जाता है। जैसे उस डाटा को हम इस कोष्टक में लिख सकते हैं, जिसे तुम बड़ा कोष्टक कहते हैं, या छोटा कोष्टक इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इन कोष्टकों में हम आव्यूह को लिखते हैं। ठीक है, आव्यूह के जो अवयव होते हैं ना, आव्यूह के जो अवयव होते हैं वो उनको इन कोष्टकों में लिखा जाता है। यानी कि बहुत सारा डाटा होगा, अवयव होंगे, उनको हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, आयताकार आकृति में। जैसे स्कूल में तुम्हारी लाइनें लगती हैं ना, स्कूल में प्रेयर के लिए तुम्हारी लाइनें लगती हैं। ठीक है, एक के पीछे एक बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, किसी लाइन में कम, किसी लाइन में ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन हमारी जो आव्यूह की लाइनें बनेंगी उनमें बराबर बराबर होंगे। ठीक है, यानी एक तुम्हारे स्कूल में लगने वाली ऐसी लाइन है जिनमें प्रत्येक लाइन में समान बच्चे हों, हर एक लाइन में जैसे 10-10 बच्चे हों, ऐसे बात की जाए तो वो जो आकृति होगी, जब ऊपर से हम उसको देखेंगे तो वो आव्यूह बनाएगा। एक आयताकार आकृति होगी जिसे हम क्या कहेंगे, आव्यूह। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आव्यूह अब जो बच्चों की लाइन है ना, बच्चों की जो भी लाइन बनी हुई है, 10-10 बच्चे एक एक लाइन में है। ठीक है, उन बच्चों की जो लाइनें बनी हुई हैं उनको एक कोष्टक में लिखना। ठीक है, उनको एक कोष्टक में लिखना, जैसे कि इस कोष्टक में है ना, या फिर इस वाले कोष्टक में, इन दोनों कोष्टकों में से किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, पूरा आव्यूह बन जाता है। इसे कहते हैं आव्यूह। ठीक है, एक साइन और होता है कुछ इस तरीके का, है ना, ये साड़िक का चिन्ह होता है। यानी साड़िक आएगा इस आव्यूह के बाद, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इन दोनों में, यानी तुम चाहो ऐसे कोष्टक में लिख सकते हो आव्यूह को, तुम चाहे इसमें लिख सकते हो, आव्यूह के कोष्टक दोनों। ठीक है, चलो, तो ये रहा एक तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन आव्यूह के लिए। ठीक है, जिसे शुद्ध भाषा में, तुम्हारी किताबी भाषा में क्या कहता है कि mn संख्याओं के समुच्चय को जब पंक्तियों और स्तंभ, यानी m पंक्तियों और n स्तंभ वाली, ठीक है, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। एक आयताकार सारणी के रूप में, सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है, इस आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे 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 देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है भाई, जैसे कोई डाटा ले लिया मैंने, है ना, ABC, है ना, DEF, ये डाटा ले लिया मैंने, है ना, ये क्या ले लिया मैंने, डाटा ले लिया भाई, और ले लेते हैं थोड़ा, GHE। ठीक है भाई, है ना, कुछ भी आ सकता है भाई, तुम क्या सोच रहे हो मैं भूल गया कुछ भी लिख दिया मैंने, GHE, कुछ भी, हाँ कोई बात नहीं, रिपीटेशन सब कुछ हो जाता है, सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, है ना, कुछ भी हो सकता है, ए की जगह कुछ भी, बी की जगह सी की जगह कुछ भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, जैसे मैंने ई को रिपीट किया, मैंने यहाँ एच लिखा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, बात समझ में आई? तो ये अवयव होते हैं, ये क्या होते हैं, अवयव। देखते हैं मुस्कुरा रहा है, शांत हो जा दोस्त, है ना, वरना बत्ती सी निकाल करके ना, उसको निकाल करके फिर से तेरे मुंह में फिट कर दूंगा। देखो इधर, ए मोहित सामने देख, हाँ भाई, तो ये क्या है, ये अवयव है। ये क्या है, अवयव, ये अवयव कहलाते हैं। जब इन अवयवों को इस तरीके से एक आयताकार या वर्गाकार, कैसे भी हम इसको क्या करते हैं, सेट कर दें और इनको बंद कर दें कोष्टक में। ठीक है, तुम चाहो इस कोष्टक में बंद कर सकते हो, है ना, तुम चाहो इस कोष्टक में बंद कर सकते हो, तुम चाहो तो जैसे ABCEF, है ना, FGH, है ना, A। ठीक है, तुम चाहे कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम चाहे इसको इस कोष्टक में बंद कर दो। ठीक है, दोनों ही कोष्टकों में हम बंद कर सकते हैं, दोनों ही आव्यूह हैं, दोनों क्या हैं, आव्यूह। बस सीधा डंडा मत कर देना, वो साड़क में चेंज होता है। ठीक है, चलो, तो आव्यूह समझ में आया, ये आव्यूह होता है एक तरीके से, हमने आपको इंट्रोड्यूस किया आव्यूह से। ठीक है, तमाम सारे अवयव होंगे, वो एक कोष्टक के अंदर बंद होंगे, एक अच्छी तरीके से सेट होंगे। सेट कैसे होंगे वो देखो, बात को ध्यान से समझना। ठीक है भाई, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ देखो, कोई भी आव्यूह होता है उसका एक क्रम होता है, कोई भी आव्यूह होता है उसका एक क्रम होता है। क्रम कैसे, पहले तो मेरी बात समझना। देखो, जैसे कि तुम्हारे स्कूलों में लाइन लगती है ना बच्चों की,
है ना, बच्चों की लाइनें लगती हैं। जैसे कि एक मैं लाइन के सीधे खड़ा हो गया तो वो क्या होता है, स्तंभ। वो क्या होगा, स्तंभ होगा। लाइन के मैं सीधे सामने से पहले बच्चे को देख रहा हूँ, बस पीछे वाले बच्चों की बस खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है, यानी कि वो क्या हो गया, एक स्तंभ हो गया। ठीक है, इस तरीके सामने से देखने पर, है ना। वहीं मतलब एकदम बच्चे की आंखें मेरी तरफ है, मैं इसी लाइन को देख रहा हूँ सीधे, मतलब एक के पीछे एक बच्चा है, तो ये स्तंभ है। वहीं मैं उस बच्चे के क्या हो जाता हूँ, साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, क्या हो जाता हूँ मैं, साइड में। अब मुझे हर लाइन का पहला पहला बच्चा दिख रहा है, हर लाइन का पहला पहला बच्चा, यानी मुझे उसकी कनपट्टी दिख रही है, जिसको सेकते हैं ना हम, कनपट्टी, जिसको सेका जाता है, मस्त वैसा मजा आता है, वो सेकने वाली कनपट्टी दिख रही है यार, मन तो कर रहा सेक दूं तो वो सभी क्या है, पहले बच्चे की कनपट्टी दिख रही है और हर लाइन का पहला पहला बच्चा हमें दिख रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो पंक्ति कहलाती है। बात समझ में आई वो कनपट्टी कहलाती है, बातें नहीं है ना। देखो इधर, तो पंक्ति और स्तंभ ये हो गया, है ना। बात समझ में आई। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहा जाता है, जिसे आर से इंडिकेट करेंगे, और स्तंभ को कॉलम कहा जाता है, जिसको सी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ से बच्चे की इधर की तरफ देख रहा हूँ, है ना। लाइन का पहला बच्चा देखा, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ये क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। इसे क्या कहा जाता है, कॉलम, जिसको सी से दिखाते हैं, क्या, कॉलम। क्या कहा जाता है इसको, कॉलम, जिसको सी से दिखाते हैं। वहीं मैं इधर आ गया भाई, वहीं मैं इधर आ गया, मैंने इधर से इधर देखा भाई, बच्चे की तरफ कनपट्टी दिखी, इसकी इसकी भी, इसकी भी, तो ये क्या कहलाएगा, पंक्ति। ये क्या कहलाएगा, पंक्ति, जिसको किससे दिखाते हैं, रो से, यानी इंग्लिश में कहते हैं रो, तो आर से इसको दिखा दिया जाता है। यानी कि इस आव्यूह का जो क्रम बताता है, वो बताती है पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। तो सबसे पहले क्रम, भाई देखो क्रम यहाँ लिखा जाता है कॉर्नर पे। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है कि इसमें रो कितनी है ना, गुणे, फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम, कॉलम कितने हैं। तो इसमें गिनो पंक्तियां कितनी है, देखो 1 है ना, 2 और 3, तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 3। समझ में आया पंक्तियां क्या होती हैं, तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 3। तो भाई देखो 3 पंक्तियां हो गई, गुणे। अब इसमें स्तंभ कितने हैं, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यानी ये क्या है, स्तंभ। तो कितने, स्तंभ भी 3 है। इसका मतलब ये 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है ना, 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है ना। बात समझ में आएगी नहीं। अभी हम ये वर्ग आव्यूह क्या भैया, अरे हम सब बताएंगे, अभी आव्यूहों के प्रकार पे तो आने दो, अभी आव्यूह को समझो। आव्यूह में पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है, उसको समझो। ठीक है भाई, सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो आगे की कहानी, अब इसमें पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, यानी रो क्या होती है, रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, वो हमें समझ में आ गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, जो खड़े होते हैं वो कॉलम ही तो होते हैं। तुमने पुराने महलों में या घरों में भी देखा होगा, कॉलम खड़े किए जाते हैं ना, जो पिलर होते हैं, पिलर्स, वही तो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, उन्हीं को कॉलम कहा जाता है ना। तो वही देखो, ये जो खड़े हैं ये कॉलम है, और लेटे हुए पंक्तियाँ हैं। लेटी हुई क्या है, पंक्ति। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, खड़े हुए कॉलम, लेटी हुई रो। ठीक है, रो कॉलम। तो लिखा कैसे आता है, पहले आर लिखा जाता है, तब सी लिखा जाता है, आरसी। आरसी से याद रखना, ठीक है, आरसी, पहले आर आएगा तब सी, यानी पहले रो का नंबर लिखा जाएगा, फिर कॉलम का नंबर लिखा जाएगा। यानी ये जो वर्ग आव्यूह वो कितने का होगा, 3/3 का वर्ग आव्यूह होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। आगे बढ़े। अभी तक हमने समझा है कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह के अंदर ये क्या चीजें होती हैं। हमने देखा आव्यूह के अंदर पंक्ति होती है और स्तंभ होता है, और ये जो डाटा दे रखा है इसको क्या कहा जाता है, अवयव। आव्यूह के अवयव, इन्हें क्या कहा जाता है, आव्यूह के अवयव। ये रहा, 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 इन्हें आव्यूह के अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे दोस्तों, आव्यूह के अवयव। ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलो। अब तुम्हें पता है आर और सी के बीच में गुणा का चिन्ह लगाए ना लगाए, आर सी लिख देते हैं कहीं कहीं, है ना। लेकिन तुम्हारी बुक में जो दे रखा है वो एम और एन के रूप में दे रखा है, एम और एन के रूप में। यहाँ एम क्या है, रो, और एन क्या है, कॉलम। तो इसको देख करके घबराना नहीं, पेपर में हो सकता है एम एन दे दे, पी क्यू दे दे, कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पहला रो होगा, दूसरा कॉलम होगा, बात खत्म, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा जबरदस्ती आर गुणा सी। ठीक है, गुणा का चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि तुम 3/2, 4/3 तो गुणा को देख करके घबरा होना, है ना। हालांकि आर और सी के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते, कैलकुलेशन क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है, बात समझ में आई। ये आर सी क्रम का है, हाँ बोलो। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है।
हाँ पहले रो ही होता है दोस्त, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये क्या होते हैं अंदर वाले अवयव। अब हम बात करते हैं अवयव की पोजीशन की। अब हम बात करते हैं अवयव की पोजीशन की। सीधे बैठो, क्यों तुम्हें क्या मतलब है उससे, है ना। देखो इधर ये जो अंदर जितने भी हैं सब के सब क्या है, इस आव्यूह के एलिमेंट है भाई, इस आव्यूह के अवयव हैं, ठीक है। चलो ये सारे के सारे क्या हैं, आव्यूह के अवयव हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी जो कुछ भी है सबके सब। अब हम बात करते हैं इन अवयव की पोजीशन की, है ना। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, इसमें ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या है, तो मेरे भाई देखो याद रखना, कॉलम इधर से गिना जाएगा, पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। पंक्ति इधर से गिनी जाएगी, पहली पंक्ति है ना, इधर इधर से गिन लो कोई दिक्कत नहीं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, आया समझ में। अब इसकी पोजीशन की बात की जाए ए की, तो ए क्या है हमारा, पहले कॉलम का और पहली ही रो का एक अवयव है। यानी कि अब मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, अब इनके जो जितने भी अवयव है ना, इनको हम पोजीशन के रूप में इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं कि ए की पोजीशन हो जाएगी A11, पहली रो और पहला ही कॉलम। अगर कोई अवयव ए है, इसका कोई सा भी अवयव मान लेते हैं, कोई भी इनमें से कोई से भी अवयव की पोजीशन की बात करें तो ए आई जे से इसको दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए आई जे से। आई जे क्या है इसमें, आई किसको इंडिकेट करता है ना, कि ये जो अवयव है कौन सी वाली रो का है, आई दिखाता है, और जे का मतलब है कौन से वाले कॉलम का है। इसमें आई और जे क्या है, आई क्या है, रो को बताता है, जे किसको बताता है, कॉलम को। यानी किस रो का है ये ए और किस कॉलम का है ये ए, उसकी पोजीशन को बताता है ए आई जे। आई रो को और जे कॉलम को। बात समझ में आई कि नहीं, ये अवयव की पोजीशन की बात की जा रही है भाई। तो इसमें हमारा ये जो ए है वो क्या है, पहली रो का ही है और पहले ही कॉलम का है, पहली रो और पहले कॉलम का ही है ना। अगर बात करें इसकी बी की, तो हमारा ये बी क्या है, देखो पहली रो और दूसरे कॉलम का, आया ना समझ में। ऐसी तीसरे वाले को देखो, ये क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम, है ना, पोजीशन सेट हो गई। अब देखो, अब ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं, ये कौन सा है, दूसरी रो पहले कॉलम का, दूसरी रो दूसरे कॉलम का, है ना। ये कौन सा है, दूसरी रो, देखो दूसरी रो और तीसरा कॉलम का, तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम का, है ना, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही तीसरे वाले की भी लिख सकते हैं, तीसरी रो पहला कॉलम, है ना, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। बातें नहीं दोहराओ मत, है ना, रिपीट मत करो। तो कुछ इस तरीके से। अगर अब मैं इसमें से पूछ लूँ, मुझे ये बताओ A32 क्या है इसमें, तो तुम बता दोगे H, A32 इसमें H है, ऐसे बता दोगे। तो ये अवयव की पोजीशन को हमें बताता है। कुछ इस तरीके से अवयव की पोजीशन निकाली जाती है। मुझे ये बताओ, क्या मैंने अभी तक जितना कराया तुम्हें समझ में आया। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, ये मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम डाल देते हैं भाई, मैट्रिक्स, है ना, जिसे क्या कहते हैं भाई, आव्यूह। क्या, आव्यूह, है ना। एक सेकेंड, हिंदी में भी लिख देते हैं आव्यूह। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे, क्या समझ में नहीं आया। अच्छा ए आई जे वाला दोबारा बता दे। देखो ए आई जे क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, बस ये हमारे अवयव की पोजीशन को बताता है। आई का मतलब है कौन सी वाली रो का है, जे का मतलब है कौन से वाले कॉलम का है। यानी इसको याद रखो आरसी से याद करो सब कुछ। तो बस ये मैंने बताया, सब आई जे 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 सब आई जे हैं, जो बताते हैं हमें रो और कॉलम के बारे में। तो जैसे कि 1 2 की बात करें तो पहले रो दूसरे कॉलम का। अब ये तो मैंने तुम्हें बस बता दिया, अब तुम्हें लिख के ये दे देगा कि इसमें से जैसे कि A33 बताओ क्या होगा, तो ई होगा, ई आंसर, बात खत्म, है ना। कुछ इस तरीके से अवयव की पोजीशन, ये मैंने तुम्हें अवयव की पोजीशन बताई। तो मैंने अभी तक बताया तुम्हें कि आव्यूह क्या होता है ना। मैंने अभी तक बताया आप लोगों को आव्यूह क्या होता है, ठीक है। और आव्यूह में रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है
है ना, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। और मैंने तुम्हें बताया आव्यूह को किन किन कोष्टकों के बीच में लिखा जा सकता है, और मैंने तुम्हें बताया आव्यूह के अवयव। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? ठीक है, अब चाहो तो नोट कर सकते हो, ऐसा इसमें ज़्यादा खैर तगड़ी चीज़ है नहीं। चलो, और मैंने तुम्हें क्रम बताया, आव्यूह का क्रम भी, है ना, आरसी क्रम, ठीक है, मतलब कितने रो और कितने कॉलम का है वो वाला क्रम होता है। प्रियांशु सीधे बैठो, मतलब कान के नीचे लगा देंगे अभी। चलो भाई, अब जैसे बात आती है आव्यूह को लिखते किसके बराबर है, यानी आव्यूह को बताने के लिए कि कोई आव्यूह ए है ना, कोई आव्यूह बी है, कुछ इस तरीके से, तो किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ए से लेकर के जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना। जैसे कि हमारा कोई आव्यूह ए है तो कैपिटल लेटर से इनको दिखाया जाता है, स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है भाई, आव्यूह का निरूपण कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ, कोई भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है दोस्त। ज़्यादातर ए बी सी डी ये वाला ज़्यादा चलता है इसमें। जैसे एक्स वाई जेड ज़्यादातर चलता है ना, आव्यूह में ABCD ज़्यादा चलता है ना। हमारा कोई आव्यूह ए है, कोई आव्यूह बी है, यही देखने को ज़्यादा मिलेगा। एक आध सवाल आ सकता है कि दो आव्यूहों का योगफल दे देगा, जैसे एक्स और वाई का योगफल कुछ है और एक्स माइनस वाई का योगफल कुछ है, सॉरी एक्स और वाई का योगफल कुछ है और एक्स और वाई का घटाव यानी अंतर माइनस एक्स माइनस वाई कुछ है, तो एक्स वाई के मान निकालो। ऐसा सवाल आएगा, वेट करो, सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी आव्यूह को सीख रहे हैं हम, है ना। बात समझ में आई? चलो, नोट हो गया भाई? पहले तो मुझे ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये मूल जो कहते हैं ना, मूलभूत बातें वो सारी चीज़ें थी हैं। अब इससे आगे की बात, ज़रूरी बात शुरू करते हैं। अभी तक हमने सीखा आव्यूह क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा? आव्यूह। अब हम देखेंगे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने तरीके का होता है। अब हम सीखेंगे आव्यूह के प्रकार, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा अभी इधर बैठा है, ठीक है ना, ठीक। हाँ, पेज के साथ देखते रहना थोड़ा, ठीक है कि नहीं, है ना। तुम बता देना दिक्कत हो थोड़ी, इतना नहीं देखना है, बस इधर फोकस करना है पैसे तो, ठीक है। जब कभी देख लिया तो देख लिया। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार की। अब भाई ये आव्यूह होते कितने प्रकार के हैं, अब हमने आव्यूह के बारे में तो जान लिया और आव्यूह के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें जान ली हमने, लेकिन अब आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितनी तरीके से इनको हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भाई। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो, आव्यूह के प्रकार, थोड़ा आव्यूह के प्रकार की तरफ भी देख लेते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, बोर्ड एग्जाम में VIP तरीके से यार आव्यूह सारणिक ये देखने को मिलते हैं अच्छे खासे, है ना, सवाल, और नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि ये इतना तगड़ी चीज़ है नहीं, है ना। इसीलिए देखा जाए तो इन चीज़ों को VIP तरीके से सीख लेना भाई। चलो, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह के प्रकार, ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर 1 अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डालोगे क्षैतिज आव्यूह, है ना। मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स ये प्लूरल है, ठीक है। यहाँ सिर्फ आव्यूह है, यहाँ बहुत सारे आव्यूह हैं, ठीक है। हाँ, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार चलो हाँ भाई, नंबर 1 डालेंगे अपनी कॉपी में हेडिंग तुम लोग क्षैतिज आव्यूह। क्या? क्षैतिज आव्यूह, ठीक है भाई। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप लोग क्षैतिज आव्यूह, ठीक है भाई। देखो, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, मैं बताऊं आव्यूहों को बांटा किस तरीके से गया है, यानी कि आव्यूह को देखने से कैसी आकृति आप लोगों को दिख रही है, कैसा मतलब प्रतीत होता है उसको देख करके, कैसा तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो,
उसके अकॉर्डिंग ही इसके टाइपों को बांटा गया। जैसे क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह क्या है? क्षैतिज आव्यूह कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। भाई मैं बता रहा था तुम लोगों को क्षैतिज आव्यूह के बारे में। क्या? क्षैतिज आव्यूह के बारे में, है ना। तो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना भाई, ठीक है। देखो, जिस आव्यूह में क्या कॉलमों की संख्या, किसकी? कॉलमों यानी स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो जाए, किससे? पंक्तियों की संख्या से, ठीक है। तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह। देखो तुम्हें दिख रहा होगा लेटा हुआ सा लग रहा है कि नहीं, है ना। या फिर सीधे सीधे हम बात करें, जिस आव्यूह में, किसमें? जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तुम देख पा रहे हो, देखो कितने सारे सी हैं इसमें, C1 C2 C3 C4, 4 सी हैं, और रो कितनी है? R1 R2, बस रो इतनी है। तो ये देखो लेटा हुआ सा लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई? क्षैतिज आव्यूह। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई परेशानी मेरे भाई? अगला दूसरा पॉइंट डालो जल्दी, दूसरा पॉइंट डालो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, है ना। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तो इसका क्रम भी साथ ही साथ लिख लेना। किस क्रम का है ये? 2/4, 2/4 का, है ना, 2/4, ठीक है। इसमें कॉलमों की संख्या ज़्यादा है रो से, इसीलिए ये क्या है? क्षैतिज आव्यूह। सिंपल है यार, तुम लोग इतना सा देख करके भी बता सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस, ठीक है भाई। चलो दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब देखो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कैसा होगा? जैसे कि क्षैतिज लेटी हुई सी होती है ना, ऐसी ऊर्ध्वाधर कैसी होती है? स्तंभ टाइप की खड़ी हुई, है ना, खड़ी हुई, यानी एक ऊंचाई होती है ऊर्ध्वाधर में, कुछ इस तरीके का। यानी इसी को मैं उल्टा कर दूं, यानी कि इसमें जितनी रो है ना उतने कॉलम कर दूं, और जितने कॉलम है उतनी रो कर दूं, इसको उल्टा कर दूं। जैसे कि मैंने उल्टा कर दिया, देखो इसी को मैंने बदल दिया 1, है ना, 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये मैंने ये कर दिया भाई। और 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8, है ना। मैंने देखो इसको बिल्कुल बदल दिया, मैंने इसको बिल्कुल बदल दिया, है ना। अब इसमें देखो रो कितनी हो गई? इसमें रो की संख्या हो गई तुम्हारी R1 R2 R3 एंड R4, और कॉलम कितने हैं? C1 एंड C2। यानी कि ये जो आव्यूह हो गया ये 4/2 का हो गया। यानी तुम लोग देख पा रहे होगे ये खड़ा सा लग रहा है एक तरीके से। तो इस आव्यूह को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इस आव्यूह को कहा जाता है स्तंभ ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बात समझ में आई कि नहीं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। मैंने मेरे मुंह से अभी स्तंभ निकला था ये स्तंभ नहीं है, स्तंभ आव्यूह भी आएगा, अभी मैं बताऊंगा, है ना। इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? चलो क्या नहीं, चलो ठीक है भाई। दोस्त कह रहा है इनके बीच में कॉमा फुल स्टॉप, नहीं कुछ नहीं लगता, कोई कॉमा नहीं है, पोजीशन होती है बस इनकी, बता देता है। आव्यूह इसी तरीके से लिखा जाता है। चलो हाँ भाई, क्षैतिज आव्यूह समझ में आया, ऊर्ध्वाधर आव्यूह समझ में आया। अब अगला लिखो। अब इन आव्यूहों को लिखे किसके बराबर? कि मान लो a बराबर ये है, a बराबर ये था, है ना, और इस वाले को कह दो ये b बराबर था। ऐसे भी लिखना पड़ता है ना, कि a कोई आव्यूह ये है, b कोई आव्यूह ये है ना, ऐसे। अगला लिखो वर्ग आव्यूह, अगला लिखो वर्ग आव्यूह, अगला वर्ग आव्यूह, ठीक है भाई। देखो ध्यान से देखना, वर्ग आव्यूह क्या होता है। जैसे ए बी हो गया, अब हम सी बराबर ले लेते हैं कोई आव्यूह। जैसे सी बराबर हमने कोई आव्यूह ले लिया 1 2 3, है ना, 4 5 6 और 7 8 2, ठीक है भाई। ये कोई हमने क्या ले लिया? आव्यूह ले लिया, ठीक है, कोई सी आव्यूह ले लिया जिसमें रो कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, है ना।
यानी तुम लोग देख पा रहे होगे रो भी 3 है इसमें, कॉलम भी 3 है ना। यानी कि ये कुछ ना कुछ यानी कुछ 3/3 का बन गया। क्या बन गया? 3/3 का बन गया, है ना। बात समझ में आई? 3/3 का बन गया। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो। एक ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या कैसी हो? समान हो, बराबर हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। बात समझ में आई? वो क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव सभी के समझ में आया? अभी तक हमने 3 अवयव सीखे। नंबर 1 क्षैतिज अवयव, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर अवयव, नंबर 3 वर्ग अवयव, और नंबर 4 की बात करते हैं। मैं इनको दोहराता जा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे बैठते जाए। ठीक है भाई, चलो बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेके जाएंगे हम, टेंशन नहीं लेना भाई बिल्कुल भी। अगला लिखो पंक्ति अवयव। क्या? अगला पंक्ति अवयव। पंक्ति है ना, पंक्ति अवयव। अभी हम पढ़ा रहे थे, पंक्ति बताई थी ना मैंने, पंक्ति। ठीक है, चलो यानी पंक्ति अवयव, या उसे हम पंक्ति सदिश भी कह सकते हैं, है ना, पंक्ति सदिश। तो सिंपल पंक्ति अवयव को सुनते ही तुम्हें चित्र इमेजिन होता जा रहा होगा। यानी एक पंक्ति होगी उसमें, बस क्या होगी? एक पंक्ति, सिर्फ उसमें एक पंक्ति होगी। देखो जैसे मान लो कोई अवयव मैंने क्या ले लिया? डी। कोई अवयव क्या ले लिया मैंने? पूरी लाइन कर देते हैं, चलो इसे 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, है ना। जैसे मैंने कोई अवयव ले लिया D इक्वल, मैंने ले लिया क्या है? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब उसमें एक ही पंक्ति होगी, जैसे 1 2 3 4, है ना। यानी एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। देखो इसमें रो कितनी है? ओनली 1। कॉलम चाहे कितने भी हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, है ना। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/4 का ये क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा 1/4 का। किसी को कोई प्रॉब्लम? 1/4 का ये अवयव हो गया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है भाई। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा पंक्ति अवयव। करो जल्दी से। हाँ, कॉलम कितने भी हो, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक ही होगी। ठीक है भाई, चलो अगला लिखिए स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। ठीक है, जैसा कि इसमें हमने स्तंभ के बारे में भी पढ़ा था। यानी कि स्तंभ अवयव देखते ही समझ जाओ कि पक्का इसमें एक स्तंभ रहा होगा। ठीक है, जैसे तो मान लो कोई अवयव ई है और वो क्या है? कुछ इस तरीके से है भाई, 1 5 1 2। ठीक है, इसमें आप लोग देख पा रहे होगे कॉलम सिर्फ एक ही है ना, और रो कितनी है? 1 2 3 एंड 4। तो एक ऐसा अवयव जिसमें कॉलम सिर्फ एक ही हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्तंभ अवयव। स्तंभ की संख्या सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक है भाई, सेवा समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलिए भाई आगे की बात करते हैं। कौन सा वाला दोस्त? हाँ, इसका क्रम लिख देते हैं। देखो अब तो क्रम लिखना सीख गए होंगे भाई। रो कितनी है? 4। कॉलम कितना? 1। तो 4/1 का हो गया। वेरी गुड। चलिए आ गया समझ में। तो अभी तक हमने बताया, एक तो हमने बात की क्षैतिज अवयव के बारे में, ऊर्ध्वाधर अवयव के बारे में, फिर वर्ग अवयव के बारे में, फिर पंक्ति अवयव जिसे पंक्ति सदिश भी कहा जाता है, फिर बात की हमने स्तंभ अवयव के बारे में, या जिसे स्तंभ सदिश भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमने कितनी 5 बातें की हैं। अब छठवीं बात की तरफ बढ़ते हैं और उस बात का नाम है मुख्य विकर्ण, है ना। मुख्य विकर्ण यानी मुख्य विकर्ण क्या होता है? कॉपी में हेडिंग डालो, मुख्य विकर्ण। इसी का है दोस्त, इसी के अंदर आता है। ठीक है, मुख्य विकर्ण।
एक तरीके से तुम्हारी बुक में तो ये देखो प्रकार में दे रखा है, तुम्हारी बुक में किस में दे रखा है, सुनो 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 मेरी बात सुनो तुम हे दोस्त बॉस सुनो, वो बॉस सहयोग दे रहा है, अगर उसे हंसी भी आती है तो वो पीछे चला जाता है, लेकिन तुम नालायकों की तरह थोड़ी ना है। वो देख अभी इसको टो कर रहा है, हटा जरा, तू नहीं मानेगा लेकिन यार, मानेगा नहीं बिल्कुल भी, बच गया दोस्त तेरा पाँव, है ना। ये भी बहुत कोशिश कर रहा है, मैं इसको भी देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा है कंट्रोल करना, पूरी कोशिश कर रहा है वो, ये भी चलो ठीक है, हमें खुशी हुई। लेकिन मोहित नाराज़ कर रहा है थोड़ा, मोहित की तरफ से कमी ज़्यादा दिख रही है। तुम लोग तो ठीक कर रहे हो, ऐसे भाई तुम लोग साथ देते रहो, है ना, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। थैंक यू, है ना। मोहित थोड़ा यार अपनी तरफ से भी रख, है ना। तू भी उससे बात कर रहा था, मैंने तेरे को देखा, मैं इग्नोर करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो, है ना। देखिए ऐसी कोई बात मत करना कि क्लास डिस्टर्ब हो, है ना, जैसे अभी हो गई, अब डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्लास कंटिन्यूस चलती रहे, मज़ा आए तुम लोगों को भी, हमें भी, है ना। 10th के में बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब शांत बैठते हैं, मैं बोलता हूँ, है ना, ऐसी बातें भी हम करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम लोग हरकतें ऐसी कर देते हो कि वो मौका ही नहीं आने देते हो। मैं फिर पढ़ाता ही रहता हूँ, यानी तुम पढ़ो इसी के लायक हो। चलो हाँ भाई, आगे की कहानी। तो मुख्य विकर्ण आपकी बुक में इसके प्रकार में दे रखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुख्य विकर्ण कोई प्रकार तो नहीं है, इसी में एक चीज़ है, मैं तुम्हें जो बता देता हूँ, प्रकार में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसी में तुम्हारी बुक में है कि आव्यूह के प्रकार में 6वें नंबर पे मुख्य विकर्ण है, लेकिन वो आई थिंक मुख्य विकर्ण क्या, इसमें बस बता दो ना मुख्य विकर्ण क्या है, सिंपल। मुख्य विकर्ण मैं बता दूं, अगर तुम देखोगे तो वो एक वर्ग आव्यूह के अंदर मिलता है। मुख्य विकर्ण किसके अंदर मिलता है, वर्ग आव्यूह के, ठीक है। अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो ही उसके अंदर मुख्य विकर्ण देखने को मिलेगा, इसके अलावा किसी भी आव्यूह में आप मुख्य विकर्ण नहीं देख सकते। मैं तुम्हें मुख्य विकर्ण के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कह सकते हो आव्यूह के प्रकार में दे रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आव्यूह के प्रकार में तो नहीं होना चाहिए। मुख्य विकर्ण क्या है बता दो ना बच्चों को, बस मुख्य विकर्ण एक वर्ग आव्यूह के अंदर होता है, ठीक है। मुख्य विकर्ण क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई चतुर्भुज है ना, इसके दो ही तो विकर्ण होते हैं, एक ये दो होते हैं कि नहीं, है ना। तो इसी तरीके का एक आव्यूह होता है, जैसे ये वाला वर्ग आव्यूह हमने ले लिया, आव्यूह सी, है ना, सीधे बैठो, आव्यूह सी हमने ले लिया। अब इस आव्यूह सी में जो मुख्य विकर्ण होगा वो क्या होगा, देखो विकर्ण दो होंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। तो याद रखना जो मुख्य विकर्ण होता है ना वो ये वाला होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है वो ये वाला होता है, और मुख्य विकर्ण वर्ग आव्यूह में ही देखने को मिलता है और किसी आव्यूह में नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ, इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो हेडिंग डाल लो और इस चित्र को बना लो, यही मुख्य विकर्ण है, यही मुख्य विकर्ण है। हाँ, इधर वाला विकर्ण वाले, इधर वाला विकर्ण है, लेकिन मुख्य विकर्ण यही होता है, वो नहीं होगा। हाँ, बी में एक और कहाँ है, बी ये है, नहीं दोस्त नहीं, पूरे में देखा जाता है ना। फिर तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई डाटा ही नहीं है, नहीं कर सकते दोस्त, ये आयत की तरह नहीं है ना। इनमें सिर्फ वर्ग आव्यूह में विकर्ण बन सकता है, इसमें नहीं बन सकता। अब यहाँ से क्या डायरेक्ट यहाँ थोड़ी ना जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, ऐसे कर दो, नहीं, है ना। ऐसे नहीं जाया जाएगा भाई। तो जो मुख्य विकर्ण होता है सिर्फ वर्ग आव्यूह के अंदर ही होता है, इस चीज़ की याद रखना भाई, है ना। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें मुख्य विकर्ण की पहचान कैसे करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों की पहचान कैसे करते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। तो याद रखना, जिनमें जो मैंने AIJ बताया था ना, AIJ है ना, ये क्या थी, अवयव की पोजीशन को बताता था कि कौन सी रो का है और कौन सी कॉलम का है। तो याद रखना, अगर I और J सेम आ जाए, I और J क्या आ जाए, सेम, यानी कि सेम रो सेम कॉलम, यानी कि या तो 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, वही मुख्य विकर्ण के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो तुम देखोगे इसकी पोजीशन A11 होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, A22, इसकी पोजीशन होगी A33। तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। हम इस तरीके से भी मुख्य विकर्ण की अवयवों की पहचान कर सकते हैं, और उनसे उनको मिला करके जो रेखा बनती है वो मुख्य विकर्ण कहलाती है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। इसीलिए ये वाला मुख्य विकर्ण नहीं होगा, ठीक है मोहित। चलो आगे बढ़े। तो इसमें मुझे बताओ मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हैं, 1, 5 और 2। चलो
आगे बढ़े भाई, समझ में आया मुख्य विकर्ण? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ। एक और बार बताते हैं। देखो देखो मुख्य विकर्ण की पहचान क्या होती है, यानी कि अवयव, जैसे कि कोई अवयव ए है ना, इसकी पोजीशन कौन बताता है? आई जे, यानी कौन सी रो और कौन से कॉलम का अवयव है। जब रो और कॉलम सेम सेम हो जाए, यानी कि आई और जे बराबर हो जाए, यानी कि 1 1 ए 1 1 है ना, ए 1 1 हो सकता है, ए 2 2 हो सकता है, ए 3 3 हो सकता है, और तो कोई मैच नहीं करेगा ना। तो यानी कि वो वाले कौन से अवयव है? देखो ये वाला ए 1 1 ये वाला अवयव है, पहली रो पहले कॉलम का, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम का ए 2 2, ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम का क्या 3 3। देखो ये 3 3 और ये वाला 2 2 और ये वाला 1 और ये वाला 1। तो ये जो अवयवों को मिला देंगे ना, तो ये जो रेखा बनेगी ये होगी मुख्य विकर्ण। क्या मुख्य विकर्ण समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगला आव्यूह है शून्य, क्या शून्य आव्यूह, या तुम उसे रिक्त आव्यूह भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, शून्य या रिक्त आव्यूह ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। शून्य या रिक्त आव्यूह तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। शून्य या रिक्त आव्यूह आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, शून्य या रिक्त आव्यूह। चलो, यानी कि उसको पढ़ते क्या, हाँ बोलो बोलो। मुख्य नहीं, मुख्य विकर्ण है वो, मुख्य आव्यूह थोड़ी ना है ना दोस्त, ये विकर्ण के बारे में बता रहा है बस, है ना। नहीं, इस हिसाब से इसको लाइन में से निकाल दो। चलिए ठीक है, मुख्य विकर्ण के बाद हमने क्या देखा? शून्य या रिक्ताव्यूह क्या होता है उसको देखो, है ना। शून्य या रिक्ताव्यूह तुम कुछ भी कह सकते हो, शून्य आव्यूह या रिक्ताव्यूह, यानी कि एक ऐसा आव्यूह होगा जो जिसके अंदर क्या होगा? शून्य, क्या यानी कि अरे कुछ नहीं का मतलब ये थोड़ी ना कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो फिर आव्यूह नहीं होगा। आव्यूह क्या होता है? कुछ ना कुछ डाटा होगा उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। यानी डाटा तो होगा लेकिन वो डाटा 0 0 0 0 होगा। यानी कि एक ऐसा आव्यूह चाहे वो किसी भी क्रम का हो, उसके सारे के सारे अवयव क्या हो जाए? 0 0 0 0 हो जाए, वो क्या कहलाएगा? शून्य या रिक्ताव्यूह। समझ में आया मेरे प्यारो? तो अगला ABCDE, अब F बनाते हैं एक आव्यूह ऐसा, ठीक है भाई। एक F आव्यूह बनाते हैं, जरा किसको दोस्त? चलो एक F आव्यूह बनाते हैं मेरे प्यारो, बड़ा सा बना देता हूँ थोड़ा भाई। 0 0 0 0 0 0, ठीक है भाई। इस आव्यूह के सारे अवयव कैसे हैं? खत्म सिंह। कौन है? खत्म सिंह। खत्म सिंह है भाई। तो हाँ, ये 2/3 का हो गया, रो 1 रो 2 है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? 2/3 का क्रम भी आना चाहिए। बात समझ में आई कि भाई? अच्छा, यहीं से मैं तुम्हें एक और बात, पहले ये बताओ, क्या तुम्हें ये शून्य या रिक्ताव्यूह समझ में आया? शून्य या रिक्ताव्यूह समझ में आया? किसी को भी परेशानी? क्लियर? सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी अवयव होंगे, सब 0 होंगे, सब खत्म सिंह, ठीक है। तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? शून्य या रिक्ताव्यूह। अच्छा देखो, इस क्रम से देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अवयवों की संख्या को देखेंगे भाई, है ना। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो इसके अंदर जितने भी अवयव हों उन सभी की संख्या आ जाएगी। 3 दूनी 6, गिनो 6 क्या? हाँ बिल्कुल, है ना। गिनो 4 एकम 4, देखो 4 ही है क्या? हाँ। 4 दूनी 8, गिनो 4 ही है क्या? हाँ। 3 त्रिका 9, क्या हुआ? 4 दूनी 8, 8 है क्या? देखो हाँ 8 है, मैंने क्या बोला? देखो अच्छा गलत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, वो गुणा यार, देखो मुझे पहाड़े वाड़े थोड़े कम आते, समझा करो, है ना। अब देखो 3 त्रिके 10, वो सॉरी 9, क्या इसके अंदर 9 है? हाँ बिल्कुल है, गिन लो, ठीक है। ठीक है ओके, कंट्रोल करना सीखो थोड़ा थोड़ा। मर देखो, हंसते हंसते जीना है, हंसते हंसते मरना नहीं है यार यहाँ पे। एक आदमी मर जाए मतलब सांस अटकी रह जाए वहीं, इतना तेज मत हंसो। देखो 4 दूनी 8 है ना, क्या 8 है? बिल्कुल है। 1 चौके 4, हाँ बिल्कुल है। तो यानी कि इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हमें अवयवों की संख्या अंदर मिलके आ जाएगी, है ना, निकल के आ जाती है। कोई परेशानी आता किसी को? ठीक है भाई। अच्छा, तो यहीं से एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि अगर कोई आव्यूह
के जो क्रम है ना उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 10 है ना। यहीं से एक सवाल निकल के बन जाता है, मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे आव्यूह की ये क्रम ही तो है, इनका आपस में गुणा करके कितना आ रहा है, गुणा करके आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 10। तो ये बताओ इससे कितने क्रम संभव है, फिर कितने क्रम संभव है। अब उसके अंदर अवयव कितने रहे होंगे, 10 ही रहे होंगे, गुणा करके आ रहा है तो अवयव तो 10 रहे होंगे, लेकिन क्रम क्या हो सकता है ना, क्या क्रम हो सकता है। जैसे देखो यहाँ 4 एकम 4, तो 1 चौके 4 भी तो हो सकता था, है ना। जैसे गुणा करके 4 आ जाएगा, हम कहते हैं कि गुणा करके 4 आए, बताओ क्या क्रम हो सकता है। तो 2 गुणा 2 भी हो सकता था, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 बाई 2 का 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 एकम 4 या 1 चौके 4। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसके 3, तो ये बताओ इसके कितने क्रम होंगे फिर इस हिसाब से। देखो तो यानी कि गुणा करके तो 10 आ रहा है, तो हो सकता है 1 गुणा 10 का क्रम हो, ये भी तो हो सकता है, या 10 गुणा 1 का क्रम हो। भाई रो कॉलम चेंज होंगे। अब इसमें ये मत कहना 1 गुणा 10 कर दो चाहे 10 गुणा 1 कर दो, बात ही है नहीं, ये रो होती है, ये कॉलम, ये रो होती है, ये कॉलम, या कॉलम रो चेंज हो गए मेरे दोस्तों, ठीक है। या फिर हम इसे और क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 कर सकते हैं मेरे प्यारों। और क्या कर सकते हैं इसे और बताओ। अब तुम ये मत कहना ये मत कहना कि 1/2 गुणा ये गुणा वो नहीं करना है ना, क्योंकि ये एक पूर्णांक संख्या होती है ये, है ना। 1/2 आधी पद्धी नहीं लेते हैं, है ना, लायन कभी आधी पद्धी नहीं लेते हैं भाई। देखो तो टोटल क्रम कितने हो जाएंगे, तो क्रमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। भैया बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, है ना। बात समझ में आ रही है। क्रम का गुणा करके 10 आ रहा है, तो बताओ कितने क्रम रहे होंगे। तो देखो 4 क्रम रहे होंगे। तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके से क्रम निकाल लेते हैं। आई समझ में कि नहीं आई बात भाई, सिवा क्लियर। तो इससे भी बोर्ड के एग्जाम में क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। बहुत बेसिक और बहुत आसान होता है, लेकिन यहीं समझा दिया जाए तो आसान होता है। तो समझ में आया किस तरीके से 10 हो सकता है। तो संभव उसके गुणन करो तो 2 से, मतलब 2 आपस में गुणा करके 10 कैसे कैसे आ सकता है। हो सकता है 1 धाड़े 10, 10 एकम 10, 15। सिंपल था, समझ में आ गया होगा भाई। इसको हाईलाइट करके नोट कर लेना है कोने में भाई। ये से बहुत बढ़िया चीज़ है ये क्या है, बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसको, है ना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया चीज़। तो बहुत बढ़िया चीज़ों में बोर्ड एग्जाम वाली चीज़ें आती हैं, है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, हाईलाइट करके डाल लिख लो इसको। हाँ भाई, अभी तक हमने शून्य या रिक्त आव्यूह पढ़ा था, है ना। अब इसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, हेडिंग डालो, मतलब अगला आव्यूह क्या है, इकाई या तत्सम आव्यूह। अच्छा नोट करना है, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। जिन्होंने कर लिया वो शांत हो जाए। हाँ भाई देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्षैतिज आव्यूह पढ़ लिया, ऊर्ध्वाधर आव्यूह पढ़ लिया, वर्ग आव्यूह पढ़ लिया, पंक्ति आव्यूह पढ़ लिया भाई, स्तंभ आव्यूह भी पढ़ लिया, मुख्य विकर्ण के बारे में जान लिया, ठीक है। शून्य या रिक्त आव्यूह के बारे में भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं अगले आव्यूह के बारे में, जिसका नाम है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। क्या, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, है ना। अब इसकी इंग्लिश जानने की तुम्हें जरूरत है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी की इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं थी, है ना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत यूं है क्योंकि इसको आई से इंडिकेट करेंगे हम, जगह जगह तुम्हें आई देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इसे तुम कह सकते हो इकाई आव्यूह कह सकते हो या तत्समक आव्यूह कह सकते हो, है ना। हाँ इंग्लिश से आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद कर सकते हो, लेकिन नहीं 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 मेरे प्यारे मोहन प्यारे सुन ले, इकाई या तत्समक आव्यूह भी लिख, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये भी आएगा, लिखा हिंदी में आएगा, है ना। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इतना सा भी रिस्क नहीं लेना है भाई, है ना। कहते हैं ना अरे ये कर लो, ये वाले सवाल फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, वो फिक्स है। वो तो हमें भी पता है फिक्स है। हमें पास नहीं होना है, हमें स्कोर बेस्ट देना है अपना। स्कोर बेस्ट तभी होता है जब हम यहाँ से लेकर के वहां तक की चीजों को करें। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, हमें सारी चीजें पढ़ेंगे, सारा पढ़ा हुआ आना चाहिए। आउट ऑफ तो कुछ होगा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता भाई, सब सिलेबस होता है, वो चीजें होंगी हमारी, ठीक है। तो इकाई या तत्समक आव्यूह लिख लो भाई, इंग्लिश में कहते हैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आई से दिखाते हैं, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश भी बता दी, ठीक है भाई। बाकी की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ते रहो, है ना। मैं नहीं चाहता तुम लोगों को कंफ्यूजन हो, है ना। अंग्रेज हो भारत छोड़ो क्या हुआ, असो मत, है ना, शांत हो जाओ। हाँ भाई लिख लिया,
अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई या तत्सम आव्यूह क्या होता है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं भाई, है ना। तत्समक आव्यूह क्या होता है वो देखो। अब इसके बाद की कहानी कहाँ तक पहुंच गई भाई, ई एफ जी एच आई एफ जी आएगा। अब देखो कोई आव्यूह जी है, क्या है, कोई आव्यूह जी है, कोई आव्यूह जी है भाई, आव्यूह जी के बारे में बात कर लेते हैं। कोई आव्यूह जी है, कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं वो के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके सभी तो शून्य है और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है। क्या मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है और बाकी के सब 0 हैं, ठीक है। तो 1 है ना, 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझ में आई? तुम लोग देख पा रहे होगे इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 है, बाकी के सभी कैसे हैं 0 0 0 0 0 है। किसी को कोई परेशानी है ना, ये हमारे जी आव्यूह जी हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तुम देख पा रहे होगे 1 1 1, बाकी के सब 0। तो ऐसे आव्यूह को कहा जाता है, ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसे किससे दिखाते हैं, आई से। किससे दिखाते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कह सकते हो, कुछ भी, है ना। ये है क्लियर, ये है आपका इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब कहो भैया क्या ये वर्गाव्यूह में ही होगा, बिल्कुल ये वर्ग आव्यूह में ही देखने को मिलेगा। 3/3 का है यहाँ, 2/2 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है ना, 2/2 का भी हो सकता है, 1 0 0 1 है ना, 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। इकाई जो इकाई का तत्समक आव्यूह हो तो हमें वर्गाव्यूह में ही देखने को मिलेगा। हाँ इसे हम वर्गाव्यूह भी कह सकते हैं। दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। हाँ जीरो नहीं हुआ है क्या, एक और बार बताते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है ना उसके अवयव 1 1 होते हैं, बाकी के सभी क्या होते हैं 0 0 0 होते हैं, बाकी के सभी अवयव क्या होंगे 0 0। तो ऐसा आव्यूह क्या होता है, इकाई आव्यूह, ठीक है, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे आई से दिखाते हैं, याद रखना आई बराबर होता है। तो वह बहुत जगह पर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़े, कोई बात नहीं यार, लगड़ी बगड़ी रखी जा रही है ऊपर इसलिए आवाज़ हो रही है, थोड़ा ऊपर काम चल रहा है। चलो अरे लेंटर नहीं डर रहा है यार। चलो आगे की नहीं आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ ये भी बात सही है, हमारा दोस्त कह रहा है एक ही जगह 2 होती है। देखो 2 यहाँ होती तो 2 यहाँ भी होनी चाहिए, 2 यहाँ भी होनी चाहिए, 2 कॉमन में आ जाएगी, फिर से 1 1 आ जाएगा। यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है, और फिर वो कॉमन में और जाएगा फिर वो। हाँ एक एक ही होता है, इकाई तत्समक आव्यूह में 1 1 ही लेंगे, 1 1 के अलावा और कुछ नहीं लेंगे। समझ में आया सेवा? यहाँ सिर्फ 1 1 1 ही होगा, तभी तो इकाई का तत्समक आव्यूह है वो, है ना, इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है। इसलिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए तो इकाई आव्यूह है। इकाई क्या होता है, एक, है ना। बात समझ में आई कि नहीं सेवा? 1 1 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं भाई। इकाई या तत्समक आव्यूह समझ में आया। अगले आव्यूह की बात करते हैं और उसका नाम है विकर्ण आव्यूह। क्या है? विकर्ण आव्यूह। लिखो विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह लिख लीजिए प्यारे साथियों, विकर्ण आव्यूह लिख लीजिए, है ना। इनको बंद कर देते हैं भाई, इनको बंद कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे कि ए इसमें घुस रहा है। हाँ भाई बातें नहीं, देखो बड़े प्यार से पढ़ो भाई, बिना बातों के, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। हाँ भाई थोड़ा थोड़ा इनको कवर दे देते हैं जिससे कि ये समझ में आते रहें, है ना। हाँ भाई बातें नहीं, पीछे वाले शेर बहादुर हैं, गीदड़ों की सी हरकतें ना करें। हाँ बोलो। आपने ये जो है ना इकाई आव्यूह आपने जी लिखा था, आई का कोई बात नहीं, आई है वो, कोई बात नहीं, आई से दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है ये जी वाला है, कॉर्नर पे लिख देते हैं ये जी वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद आएगा एच वाला, ठीक है।
इनको हमने बंद कर दिया जिससे कि तुम पहचान सको कौन सा वाला कौन सा। चलो ठीक है भाई, जी तक पहुंच गए हम। अब पहुंचेंगे एच वाले पे, है ना। अब हम एच वाले पे पहुंचेंगे। तो हमने बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, विकर्ण आव्यूह के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विकर्ण आव्यूह क्या है, देखो बड़े ध्यान से विकर्ण आव्यूह मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, है ना। देखना, जैसे अगर मैं इसी सी वाले को पकड़ लूँ, है ना, सी, ये जो सी वाला हमने आव्यूह बनाया था, अगर हम इसी को पकड़ लें, ठीक है, तो इस सी वाले के साथ साथ ये कौन सा हो जाता है हमारा, जी एच वाला भी हो जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, इस विकर्ण को छोड़ करके बाकी के सभी अवयवों को क्या कर दें हम, 0 0 कर दें। क्या कर दें, 0 0 कर दें। क्या कर दें, देखो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके सभी क्या होते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 होते हैं। और विकर्ण आव्यूह में कुछ भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इकाई आव्यूह में क्या होता है, ये 1 1 ही होने चाहिए थे, है ना। हाँ, इसमें क्या, इसमें सेम 1 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ना 2 ना 3 ना कुछ भी नहीं। अगर यहाँ 2 2 2 हो जाता है तो पता है क्या बन जाएगा, विकर्ण आव्यूह बन जाएगा। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, है ना, जैसे 2 2 2 आ जाए तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया, या कुछ भी आए 1 5 2 आ गया, विकर्ण आव्यूह हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी, यानी इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों के अलावा, ये वाला था, अलावा सभी क्या हो जाते हैं, 0 0 0 हो जाते हैं। सभी क्या हो जाते हैं, 0। यानी ये मैं गायब कर देता हूँ एक तरीके से, है ना। इमेजिन कर लेना ये गायब है, एक ही में मैंने 2 चित्र घुसेड़ दिए, मजा आ गया। चलो, तो ये था हमारा विकर्ण आव्यूह। क्या विकर्ण आव्यूह समझ में आया, किसी को कोई परेशानी हुई विकर्ण आव्यूह में। चलो अगला, अगली बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए अदिश आव्यूह। हाँ, अगला लिखिए अदिश आव्यूह। ऐसा विकर्ण आव्यूह जो कैसा हो, अदिश हो, है ना, अदिश आव्यूह कहलाएगा। नहीं, इसको परिभाषा लिखनी हो तो ऐसे लिख ले हैं। अरे नहीं, अदिश आव्यूह लिख लिया, अभी तो हम समझाएंगे मेरे प्यारे, इनकी परिभाषाएं थोड़ी ना लिखनी है, बच्चों की तरह समझेंगे, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। देखो हाँ भाई, अब बात आती है अदिश आव्यूह की। क्या, अदिश आव्यूह की, सीधे बैठो। अदिश आव्यूह क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, है ना। अदिश आव्यूह क्या होता है, बड़े गौर से समझना भाई। इकाई तत्सम आव्यूह में क्या था, यहाँ 1 1 था बस, ठीक है। विकर्ण आव्यूह में क्या था, यहाँ अलग अलग थे सब, क्या थे यहाँ अलग अलग। बात समझ में आई। इकाई तत्सम आव्यूह में एक एक था, विकर्ण आव्यूह में क्या थे, अलग अलग थे सब। अब आती है अदिश, अब बात आती है अदिश आव्यूह की। तो अदिश आव्यूह में एक बात याद रखना, जो मुख्य विकर्ण होता है ना, उसमें जो डाटा होता है बराबर होता है। जैसे कि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, है ना। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। हाँ बोलो, हाँ, है ना, कोई जीरो नहीं होगा, सेम। हाँ सेम होगा, बाकी के सब खत्म, बाकी के सब खत्म, है ना। हाँ ठीक है, बाकी के सब 0 होंगे, ठीक है। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, जिसके सभी अवयव कैसे होंगे, जिसके विकर्ण मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बाकी का सब खत्म, 0 0 0 0 0 0, है ना। अरे मैं बना दूं यार तुम लोगों के लिए, देखो H हो गया, EFGH I की बात करें तो नहीं, कोई बात नहीं, नया देख लो रेड में, यानी कि मान लो 2 0 0 0 2 0
और 0 0 2। ये क्या हो गया तुम्हारा भाई, ये हो जाएगा, ये इकाई का तत्समक आव्यूह नहीं है आई बराबर, है ना, ये दूसरा आई बराबर है, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, है ना ये आई बराबर, इसमें जो विकर्ण है देख नालायक हो ये जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव क्या है, सेम सेम है। एक एक होता तो इकाई का तत्समक आव्यूह हो जाता, लेकिन यहाँ 2 2 है तो 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन सभी जगह पे क्या होगा, 0 0 0 होगा। क्या क्या हो गया बताओ बात, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, आगे बढ़े, बाकी के सभी क्या होंगे 0, है ना। चलो और इसमें जो मैंने मिलावट की थी उसको भी अलग से लिख दूं, एच वाला, लो एच वाला भी देख लो यार, अब इस मिलावट को ख़त्म कर दूँ, है ना। देखो भाई मिलावट ख़त्म कर देते हैं, है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो बस तुम लोग, मुझे लगा कि तुम मान जाओगे, तुम मानने वाले हो नहीं, इसलिए मैंने मिलावट कर दी थी। कोई बात नहीं, शुद्ध देसी, ठीक है भाई। चलो ये हमने फिर से इसको इसकी ज़िंदगी वापस लौटा दी है। एच में, एच वाला यहाँ बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था कि जैसे 1 0 0 0 3 0 0 0 माइनस का 2, कुछ इस तरीके से। यानी कि जो मुख्य विकर्ण है ना, इसके अवयव क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है। जब मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग हों तब क्या कहलाता है, विकर्णाव्यूह, है ना। मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग हों तब क्या कहलाता है, विकर्णाव्यूह, तब कहलाता है विकर्णाव्यूह, ठीक है, शांत हो जाओ, तब क्या कहलाता है, विकर्णाव्यूह। अलग, अब देखो, अब सेम सेम हो तो इस तरीके से सेम सेम हो, जैसे 2 2 2 3 3 3 या माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4, तो क्या कहलाता है, अदिशाव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह कब कहलाता है, जब 1 1 1 हो, है ना, जब 1 1 1 हो तब ये कहलाता है, ठीक है भाई। हटना जरा, अरे तो मैं आवाज तो कर रहा हूं। मैंने कब कहा आज कर रहा है दोस्त, है ना। चलो हाँ भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। सब 10th क्लास का दोस्त 2:30 बजे से आते हैं, हाँ, लेकिन तुम अभी रुको, बैठो, अभी कितना टाइम हो गया, 5:30 बज गए क्या, ये टाइम देके मैं घर जाना है। नहीं अभी नहीं, अभी तो 10 मिनट है, बैठो अभी, बैठो, तुम्हारे साथी आएंगे, सभी आएंगे अभी उधर ही, नहीं इसमें कोई जरूरत, अच्छा इसमें तुम्हारे मतलब का डाटा नहीं है भाई, शांत हो जाओ, ए मत बोलो, चुप, हाँ बोलो क्या डाउट है, पढ़ना जरा, चलो हटना जरा, हटना, हाँ भाई। चलो आगे की कहानी, अभी तक हमने अदिशाव्यूह तक पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। क्या पढ़ते हैं भाई, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। टोटल यार हो गया बस एक और लास्ट, इसके बाद 12 है ना, खत्म। हाँ भाई, क्या ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, इसी से समझो, ऊपर ऊपर त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी मतलब ऊपर, त्रिभुज यानी कि त्रिभुज बनेगा, तो ऐसा आव्यूह जिसमें ऊपर त्रिभुज बनेगा। अब कैसे बनेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। चलो हाँ भाई, आगे की कहानी देखो, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह में देखो भाई, है ना, बॉक्स बना देते हैं भाई इधर एक छोटा सा, देखो बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारो, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। इधर भी जगह बची है, यहाँ बना देते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ठीक है। अरे तुम हिंदी लिख नहीं पा रहे हो देखो ऊपरी त्रिभुज आव्यूह क्या होता है, सुनो, ए देखो इधर, EFI जे वाला, है ना, जे वाला देखो, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो, 1 0 0, है ना, 2 3 0 4 5 and 1, ठीक है। तुम लोग देख पा रहे होगे, तुम लोग देख पा रहे होगे, थोड़ा छोटा सा इनाम दे के आता हूँ मैं,
तुम्हारी इस एक्टिविटी के लिए तुम्हें इनाम दिया जाता है। चलो तुम भी सुन पड़ोगे अभी। देखो हाँ भाई, इसमें देख पा रहे होगे तुम लोग बड़ी इजीली। देखो एक ऊपर की साइड में इस तरीके से अगर इनको मैं मिला दूं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ऊपर की साइड में हो रहा है भाई ये। तो इसे कहते हैं ऊपर त्रिभुज आव्यूह। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर की तरफ जितना भी है सारा का सारा, दाहिनी तरफ जिसे कह सकते हो या राइट साइड में कह सकते हो, मुख्य विकर्ण के राइट साइड में सारे के सारे अवयव कैसे हो? सारे के सारे अवयव कैसे हो? नंबरों में हो। बाकी का लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ सारे के सारे अवयव कैसे हो? 0, है ना? यार तुम सब्र करो, इसके बाद कराएंगे। नीचे जब त्रिभुज बनता है वो वाला भी सुनो, पहले सुना करो, सारी चीजें वहां करे, मैं कहा करूँ हाँ कोई डाउट तब पूछा करो, है ना? वेरी गुड, पूजा बनेगा, है ना? सब्र करो। तो ये है ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, उसे कहते हैं निम्न त्रिभुज आव्यूह। जो तुम कह रहे हो ना वो मैं अभी कराऊंगा, सब्र रख यार। इस शरीर के अंदर इतनी आग लग रही है तेरे यार, ये आग बनी रहनी चाहिए लास्ट तक, लेकिन शांत हो जा बस। सबसे ज्यादा बातें तू ही करता है। हाँ देखो अब कमेंट नहीं, अब शांत हो जाओ, कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो इधर, क्या ये समझ में आया? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। चलिए भाई आगे की कहानी शुरू करते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलो अगला लिखो निम्न हाँ भाई अगला लिखो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। हाँ। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है, ये लास्ट है फेवरेट है। चलो निम्न त्रिभुज आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है भाई। चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब मान लो कोई आव्यूह के है, इसको बना देते हैं भाई, इसको पहले पैक कर देते हैं। अब ये रहा भाई के वाला, है ना? इसमें क्या होगा, जैसे 1 3 9, है ना? 0 2 4, है ना? गलत हो गया क्या? नहीं सही तो है। 0 0 3 सही तो है, नालायक। देखो इधर, इसमें त्रिभुज इधर बन जाएगा, बस बात खत्म। बातें नहीं, इसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। हाँ दोस्त नीचे बनेगा, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? आज मैंने जितना भी इस क्लास में कराया है वो सारा का सारा रिवीजन घर पे तुम्हारा होना चाहिए, और नई नोटबुक लेना और उसमें धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को नोट करना। और कल ही मैं चेक करने वाला हूँ भाई, कल मैं चेक करूँगा, ये मुझे कल तुम्हारी नोटबुक में चाहिए, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है भाई, तुम समझो। देखो ये बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं सही बता रहा हूँ। अपने हाथों से बनाओ, बहुत अच्छा रहता है। बैठो सीधे बैठो, अपने हाथों से बनाओ, ज़्यादा बेस्ट रहता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो ये तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है भाई। मेरा तो कुछ होगा नहीं, मैं क्या करूँगा? नोट्स तुम बनाओगे, तुम्हारी मेहनत अच्छी होगी। तो मुझे डेली चाहिए, मैं कल चेक करूँगा कॉपी सभी की, सभी को कॉपी लेके आनी है, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? बाय।